जय हिंद स्टूडेंट्स। अब हम सब क्या जानेंगे, क्या पढ़ेंगे आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी ग्रामर का या हिंदी व्याकरण का पाठ 1 पढ़ेंगे। उसके पहले हम कुछ टॉपिक्स लेते हैं ऐसे जो व्याकरण में विशेष होते हैं। कौन कौन से आप जानते ही हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्या करते हैं, जो हमारी व्याकरण को मजबूत बनाते हैं या फिर उनके आधार पर ही हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो किसी भी वाक्य को लिखने व बोलने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रयोग किए गए इन सभी शब्दों को कोई ना कोई नाम जरूर दिया जाता है। हम क्या करते हैं, इन्हें कोई ना कोई नाम जरूर देते हैं। तो जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए ही इन्हें कितने वर्गों में बांटा है, 8 वर्गों में। और वो वर्ग कौन कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम और 8 वर्गों में बांटा गया है। और वो 8 वर्ग कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और संबंध सूचक, और नीचे आता है विस्मयादि बोधक और संयोजक। तो संज्ञा आप परिभाषा उसकी जानते ही हैं, हम फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। और सर्वनाम क्या होगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। संज्ञा क्या, जैसे राम हुआ, मोहन हुआ, है ना, ये संज्ञा है। अब संज्ञा के स्थान पर हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे वह है, आप है, तो वहाँ पर जो शब्द वह है वह क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। अब आती है क्रिया। तो क्रिया वह माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, संज्ञा की अवस्था का पता लगाते हैं कि संज्ञा क्या कर रही है। जैसे संज्ञा, जैसे राम क्या कर रहा है, नहा रहा है, खा रहा है, तो हमने किससे जाना, ये क्रिया के माध्यम से जाना। तो संज्ञा की अवस्था का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग होता है, क्रिया का। ऐसे ही विशेषण किसे कहेंगे हम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं हम, विशेषण कहते हैं। आगे आता है क्रिया विशेषण। अब यहाँ विशेषण ने किसकी विशेषता बताई थी, संज्ञा और सर्वनाम की, यानी राम और जो संज्ञा है उसकी विशेषता बताई। कैसे बताई, जैसे राम बहुत काला है ना, राम बहुत काला है। अब राम की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, काला शब्द। तो काला शब्द क्या हुआ, विशेषण। लेकिन क्रिया विशेषण में क्या होता है, क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, है ना। जैसे खाना, पीना, सोना, ये क्रियाएं हैं, इनकी जो विशेषता बताए। ठीक, जैसे राम पानी पीता है, तो राम बहुत जल्दी जल्दी पानी पीता है, तो जल्दी जल्दी क्या हुआ, इसकी विशेषता बता रहा है पानी पीने की। तो पीने शब्द की विशेषता किसने बताई, जल्दी जल्दी ने। तो जो पीना शब्द, जो जल्दी जल्दी है, वो क्या है, क्रिया विशेषण है। तो समझ में आया आपको, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अब आता है संबंध सूचक। संबंध सूचक वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से वाक्य के दूसरे भाग का संबंध बताते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम से वाक्य के दूसरे भाग का जो संबंध बताए उसे हम क्या कहते हैं, संबंध सूचक। ऐसे ही संयोजक शब्द किसे कहेंगे, यानी जोड़ने वाला शब्द। ये वो शब्द होते हैं जो बीच में आकर 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। संयोजक शब्द कौन से होते हैं, जो बीच में आकर किसी वाक्य के या शब्द के बीच में आकर 2 शब्दों या 2 वाक्यों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ऐसे ही विस्मयादि बोधक किसे कहेंगे हम, हमारे मन के भाव, है ना, जैसे खुशी हुआ, दुख होना हुआ, ये क्या है, हमारे मन के भाव है। तो इनको क्या करते हैं, इसका प्रयोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने हेतु किया जाता है। इन शब्दों का प्रयोग क्या करते हैं, हम हमारे मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कहते हैं, इसलिए इन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो जब हमारे मन के भाव को प्रयोग करते हैं तो इसके अंत में हम क्या लगाते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, यानी एक खड़ी पाई और उसके नीचे डॉट, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक, अब हम हमारे लेसन की ओर चलते हैं। हमारा लेसन है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण। तो भाषा क्या है, भाषा शब्द भाष धातु से बना है। किससे बना है भाषा शब्द, भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। धातु का जो भाष धातु है उसका अर्थ क्या होता है, बोलना। ठीक है, भाषा शब्द किससे बना है, भाष धातु से बना है, और इसका अर्थ क्या होता है, बोलना। इस प्रकार हमारे मुख से निकलने वाली वे स्पष्ट ध्वनियाँ जिनके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहलाती है।
ठीक है, हमारे मुख से निकलने वाली जो स्पष्ट ध्वनियाँ होती है वह क्या करती है, हमारे विचारों का आदान प्रदान करती है या एक दूसरे तक पहुंचाती है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। इसमें हम बोलकर व सुनकर, पढ़कर व लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम अपने विचार एक दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे, बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर। अब भाषा की परिभाषा यहाँ दी हुई है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, पढ़कर व लिखकर अपने विचारों का या भावों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, भाषा क्या है, वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, बोलकर, सुनकर, पढ़कर व लिखकर अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, अब भाषा के रूप बताए गए हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं भाषा के, 2 रूप होते हैं। कौन कौन से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा मतलब जिस भाषा का प्रयोग मुख द्वारा अथवा उच्चारण द्वारा होता है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, और जिस भाषा का प्रयोग लिख कर किया जाता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा का एक बार फिर से, जिस भाषा का प्रयोग हम मुख के द्वारा करते हैं या बोलकर करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, और जिस भाषा का प्रयोग हम लिख कर करते हैं या लिखित रूप में उसका प्रयोग करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब हमारी मातृभाषा के बारे में बताया है। आपकी कक्षा में बहुत से छात्र हैं, सभी छात्र अपने घर में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके आसपास या आपकी कक्षा में या जो भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। सुपर्णा बंगाल की रहने वाली है, यह घर में बंगाली भाषा बोलती है। जो बंगाल में रहने वाला है कौन सी भाषा बोलेगा, बंगाली। विजय तमिलनाडु का रहने वाला है, यह घर में कौन सी भाषा बोलता है, तमिल भाषा बोलता है। और मनवीर पंजाब का रहने वाला है, यह घर में कौन सी भाषा बोलता है, पंजाबी। तो बंगाल में रहने वाला क्या बोलेगा, बंगाली, और तमिलनाडु में रहने वाला तमिल, और पंजाब में रहने वाला पंजाबी। जो भाषा हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर में बातचीत के लिए प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा। मातृभाषा की परिभाषा क्या हुई, जो हम अपने परिवार में बोलचाल में जो भाषा का, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, या क्या कहेंगे, हम परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर में बातचीत में जो भाषा हम यूज़ करते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। अब आती है राष्ट्रभाषा व राजभाषा। जो भाषा देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है वह भाषा उस देश की क्या होती है, राष्ट्रभाषा होती है। देश के अधिकतर लोगों के द्वारा जब कोई भाषा बोली जाती है तो वह उस देश की क्या हो जाती है, राष्ट्रभाषा होती है। हिंदी भाषा भारत के लगभग 70 से 75% लोगों द्वारा बोली जाती है, इसलिए हिंदी भाषा की ही राष्ट्रभाषा है। किसी देश के सभी कार्यालयों व राजकाज में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। राजकाज के कार्यों में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया था, भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, हमें यह दिनांक याद रखना है, इसलिए हम इस दिन को 14 सितंबर को हम किस रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आगे आता है मानक भाषा। भाषा में एकरूपता लाने के लिए या एकरूपता के लाने के उद्देश्य से विद्वान व शिक्षाविद भाषा के जिस रूप को मान्यता प्रदान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मानक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, मानक भाषा। हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का मानक रूप देखिए। अब यहाँ पर पंडित हम ऐसा है, वास्तव में पंडित शब्द क्या है, ऐसा है, लेकिन उसे मानक रूप में किस तरीके से लिखा गया, यहाँ अण को हटाकर यहाँ पर अनुस्वार। विद्या तो विद्या, शुद्ध शुद्ध, संबंध संबंध, अर्थात अर्थात, लिखे या लिए लिए, और दुख दुख। ठीक है, ये क्या है, मानक रूप है। ये हमारी भाषा में लिखने के लिए विद्वानों के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी भाषा कहलाई जाती है, मानक भाषा, या उसका भाषा का कौन सा रूप, मानक रूप। अब आती है बोली। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। बोली किसका क्षेत्रीय रूप होता है, भाषा का। यह किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, जो भाषा होती है वह हर जगह बोली जाती है, लेकिन जो बोली होती है वह किसी क्षेत्र विशेष की भाषा होती है। यह
इसका रूप क्या होता है, बहुत ही सीमित होता है, बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं होता है। बोलियों में साहित्य की रचना नहीं होती है। जो हमारा साहित्य लिखा जाता है, कविताएं लिखी जाती है, नाटक, है ना, लेखकों के द्वारा जो साहित्य लिखा जाता है वह किस में होती है, भाषा में होती है। उसकी रचना बोली में कभी भी नहीं होती। बोलियों में लोक साहित्य व लोकगीतों की रचना होती है। जो हमारे लोक साहित्य है उनकी रचना और लोकगीतों की रचना किस में होती है, बोलियों में। गढ़वाली, कुमाऊंगी, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी आदि क्या है, बोलियां हैं। क्या है, बोलियां। हमने क्या जाना, भाषा जाना और मातृभाषा जाना और लिपि जानेंगे अब हम, ठीक है। और बोली के बाद हम क्या जानेंगे, लिपि। तो लिपि का मतलब क्या होता है, प्रत्येक भाषा को अलग प्रकार से लिखा जाता है। किसी भाषा को लिखने का ढंग उसकी लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है वह क्या होती है, लिपि होती है। क्या कहते हैं उसे, हम लिपि कहते हैं। तो यहाँ पर दी हुई है भाषाएं और लिपि, वह कौन सी लिपि में लिखी गई है। तो संस्कृत कौन सी लिपि में लिखी गई है, देवनागरी में। नेपाली भी देवनागरी में, मराठी भी देवनागरी लिपि में। और अंग्रेजी कौन सी लिपि में लिखी गई है, रोमन में। और जर्मन कौन सी लिपि में है, रोमन में। और फ्रेंच है वह भी रोमन में। तो ये हमें याद करना है कि ये भाषाएं हैं और इनकी लिपि, ये भाषाएं कौन कौन सी लिपि में बोली जाती है। आगे भी कुछ भाषाएं दी है, जैसे बंगाली कौन सी लिपि में है, बांग्ला में। और कोंकणी कौन सी लिपि में है, देवनागरी में। पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है, गुरुमुखी में। और उर्दू किस में लिखी गई है, अरबी और फारसी में। ठीक है, हमें याद रखना है ये। अब भाषा के प्रमुख 5 अंग है। भाषा के कितने अंग होते हैं, 5। कौन कौन से, ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य तथा लिपि। कौन से 5 अंग, ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य तथा क्या, लिपि। ये 5 अंग होते हैं। इन 5 अंगों के मध्य निश्चित व नियमबद्ध संबंध होता है। भाषा के नियमों की जानकारी के बिना भाषा का शुद्ध रूप से उच्चारण व लेखन संभव नहीं है। ठीक है, भाषा के नियमों की जानकारी के बिना, जो भाषा के नियम होते हैं, यदि हमें जब तक उनके नियम नहीं पता होंगे हम उसके शुद्ध रूप का कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे। तो व्याकरण के नियम ही भाषा के शुद्ध रूप का निर्धारण करते हैं। जो व्याकरण के नियम हैं वह ही भाषा के शुद्ध रूप का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। या वह शास्त्र जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने का या बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हम किसे कहते हैं, जो हमें किसी भी भाषा के लिखने का शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब व्याकरण के प्रमुख विभाग है। कौन कौन से विभाग है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। और तो ये 3 भाग है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब हम वर्ण विचार किसे कहेंगे, वर्ण विचार में वर्णों के स्वरूप, उच्चारण, वर्गीकरण और उनके संयोग व संधि से शब्द बनाने के लिए नियम का वर्णन होता है। वर्ण विचार में वर्णों के क्या होता है, स्वरूप, उसका उच्चारण, वर्ण का हम उच्चारण कैसे करें, उसे हम कैसा लिखें, उसका वर्गीकरण, उसको हम कैसे बांटें, है ना, उन सब के उनको मिलाएं कैसे, उनकी संधि कैसे करें, इसका विचार किसमें होता है, वर्ण विचार में। और शब्द विचार में शब्दों के स्वरूप और उनकी उत्पत्ति, उनके भेद एवं रचना का उल्लेख होता है। शब्द विचार में शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द कैसे बने, है ना, और उनके भेद कौन कौन से हैं, उनकी रचना कैसे हुई, इसका उल्लेख किया जाता है। ऐसे ही वाक्य विचार में क्या होगा, वाक्यों के स्वरूप का, वाक्य कैसे बना, उसके भेद कितने हैं, उसका विश्लेषण कैसे कर सकते हैं, ऐसे उनकी रचना कैसे हुई, विराम चिन्हों पर भी विचार किया जा सकता है। किसमें, वाक्य विचार में। तो हमने किसके भेद पढ़े अभी, व्याकरण के विभाग पढ़े। कितने विभाग, 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब आगे आता है पाठ का सार। हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा, तो भाषा शब्द किससे, भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। हमने क्या सीखा, भाषा शब्द किससे बना है, कौन सी धातु से, भाष धातु से, और इसका अर्थ क्या होता है, बोलना। अब भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, पढ़कर व लिखकर अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा क्या है, वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचारों को क्या करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तीसरी बात हमने क्या सीखी, भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा।
फिर जो भाषा हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर में बातचीत के लिए प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा। परिवार के सदस्यों के साथ जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसका क्या नाम है, मातृभाषा। अब आगे, वह शास्त्र जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराए उसे हम क्या कहेंगे, व्याकरण। जो शास्त्र हमें किसी भाषा को लिखने, उसको बोलने का या उसके नियमों का ज्ञान कराए उसे हम क्या कहेंगे, व्याकरण। अब व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, अभी हमने पढ़े थे। कितने विभाग, 3। कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब आती है अभ्यास की बारी। इसमें आपको दिए हैं सही विकल्प चुनिए। अभी आपको मैंने जो पाठ पढ़ाया ऊपर उसे आपको खुद को 1 या 2 बार पढ़ना है, उसको समझना है। पढ़ने से आपको जो उसमें चिन्हों का प्रयोग है वह करना आएगा। जैसे पूर्ण विराम हो तो वहाँ पर थोड़ी देर रुकना, अल्प विराम हो तो वहाँ एकदम थोड़ी सी देर रुकना, ठीक है। तो चिन्हों का ध्यान रखते हुए आपको हिंदी पढ़ना है। रोज़ आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, जो पढ़ने का स्तर है वो सुधार आएगा उसमें। तो आगे चलते हैं हम, सही विकल्प चुनिए। भाष का अर्थ है, क्या होता है भाष का अर्थ, बताइए आप। अभी हमने इसको पढ़ा था। भाष का अर्थ क्या होता है, बोलना, सुनना या पढ़ना। भाष का अर्थ होता है बोलना, ठीक है। भाषा का रूप है, भाषा के रूप कौन कौन से हैं, मौखिक भाषा या लिखित भाषा या दोनों। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, तो क्या आ जाएगा, दोनों। जो भाषा देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है वह कौन सी भाषा होती है, राजभाषा, मातृभाषा या राष्ट्रभाषा। तो मातृभाषा तो वह होती है जिसमें हम हमारे परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते हैं, वह मातृभाषा। राजभाषा वह जो राजकाज के कार्यों में यूज़ की जाती है, और राष्ट्रभाषा जो देश के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है, इसलिए राष्ट्रभाषा आएगा। व्याकरण के विभाग होते हैं। व्याकरण के कितने विभाग होते हैं, अभी हमने पढ़े थे 3 विभाग। कितने, 3। बच्चा सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा या संपर्क भाषा। तो कौन सी भाषा सीखता है, मातृभाषा। कौन सी भाषा, मातृभाषा, ठीक है। आगे चलेंगे। व्याकरण के किस विभाग में विराम चिन्हों पर विचार किया जाता है, विराम चिन्हों का विचार किस में किया जाता है, अभी हमने पढ़ा था किसमें, वाक्य विचार में, ठीक है। अब आता है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अभी जो मैंने बताया आपको वो आपको अपनी बुक में फिल करना है। बाद में आपके पास PDF आएगा, उस PDF के माध्यम से आपको उसको फेयर कॉपी में नोट करना है। जो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे आप पढ़ें और अपनी बुक में फिल करें, ठीक है। भाषा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पाठ में से ढूंढना है और अपनी रफ कॉपी में लिखना है, ठीक। आप बार बार क्वेश्चन करते हैं कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसे क्या करना है, तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जैसे आज हमने ये पाठ पढ़ाया, दूसरे दिन आपको पाठ खुद से पढ़ना है। खुद से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसको जो वो पाठ में दिया है उसे फिल करेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे पाठ में ढूंढ कर, क्योंकि यहाँ जो भी पूछा गया है वो सब पाठ में है। तो आपको एक कोशिश करना है कि आप उसमें देखें और प्रश्नों के उत्तर लिखना सीखें। भाषा के प्रमुख रूप कौन से हैं, भाषा के प्रमुख रूप कौन से हमने पढ़े थे वो भी आपको इसमें लिखना है। ऐसे ही इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको रफ कॉपी में लिखना है। लिखित व मौखिक भाषा के 4 उदाहरण लिखिए। अब लिखित भाषा के उदाहरण कौन कौन से होंगे और मौखिक भाषा के। लिखित भाषा मतलब जिसे हम लिख कर स्पष्ट करें या समझ पाएँ, वह कौन सी भाषा होगी, लिखित भाषा होगी। जैसे पत्र लिखना हुआ, है ना, लेख लिखना हुआ, समाचार पत्र भी क्या है, लिखित भाषा का रूप है। ऐसे ही मौखिक भाषा में हम जब बोलकर, जैसे कहानी सुनाना हुआ, है ना, ऐसे ही मौखिक भाषा के भी 4 रूप आपको लिखना है। दी गई भाषाओं की लिपियाँ लिखिए। इन भाषाओं को कौन सी लिपि में लिखा गया है वो भी आपको लिखना है पाठ के आधार पर। जैसे संस्कृत है, संस्कृत को कौन सी लिपि में लिखा गया है, देवनागरी में। ऐसे ही आगे की लिपियों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है और बुक के आधार पर इसको फिल करना है, ठीक है। दी गई भाषाएं किस राज्य में बोली जाती है, भाषाओं को उनके राज्य से मिलाइए। बहुत ही इजी है, इसलिए आपको गुजराती है जैसे, तो गुजराती कहाँ बोली जाती है, गुजरात में। मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में। तो आपको ऐसे क्या करना है, मैच करना है। यदि आपको कोई परेशानी आए तो आप पाठ में देखें और इसको जोड़ी को बनाएं, ठीक है। आगे आता है दिए गए चित्रों को देखिए और बताइए इनमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, बच्ची के हाथ में क्या है, माइक है। तो यहाँ वह क्या कर रही है, बोल रही है। तो यहाँ कौन सी भाषा हुई,
मौखिक भाषा हुई। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है यहाँ? मौखिक। ठीक है। और यहाँ अखबार पढ़ा जा रहा है या किताब पढ़ी जा रही है, तो पढ़कर किसी बात को समझना कौन सी भाषा होगी? लिखित भाषा का प्रयोग होगा। ठीक है। तो एक में मौखिक और दूसरे में क्या है? लिखित भाषा। आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर कौन सी भाषा? मौखिक भाषा, और यहाँ पर लिखित भाषा। एक बार फिर से, मौखिक भाषा का प्रयोग हम कैसे करते हैं? जब हम बोलकर हमारे मन के भाव को स्पष्ट करते हैं तो वहाँ कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। और जब हम लिखकर मन के भाव को स्पष्ट करते हैं तो वहाँ लिखित भाषा। ठीक है। आपको ये सब अपनी बुक में फिल करना है।